नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय पर जिस पर अभी 2 दिन पहले हमने बात की थी कि खत्म होता लाल सलाम। नक्सल पर हमने बातचीत की थी, नक्सलवादियों पर, और नक्सल मुक्ति की बात हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम 2000 आज हमने मध्य प्रदेश को नक्सलवादी घटनाओं से मुक्त भी किया है, लेकिन एक साल के अंदर 10 आतंकवादियों समान नक्सलवादियों को मारना, ये पुलिस की बहुत बड़ी एक तरह से उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक के बाद एक, पहले देवरी मुक्त हुआ, फिर मंडला मुक्त हुआ, अब बालाघाट भी मुक्त हुआ। पूरा क्षेत्र एक तरह से शांति की सांस लेगा, विकास के मामले में कदम से कदम मिला के चलेगा। आज देश महफूज है। हमारे खिलाफ विदेश से भेजने वाले आतंकवादियों को उस देश में घर में घुस के मारते हैं, और हमारे अपने देश के अंदर ऐसी घटना करने वालों को भी हम ढेर करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम दुश्मन को देश की सीमाओं के बाहर जाकर तो मारते ही हैं, देश के भीतर के दुश्मनों को भी हम मारते हैं। और नक्सलवाद के खत्म होने की बात इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के वो इलाके लगते थे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से जुड़ते थे। बालाघाट और सिवनी की हम बात करें, यहाँ तक नक्सलियों की धमक थी। लेकिन 2 दिन पहले का मैं जिक्र कर रहा था कि 10 नक्सली जो लगभग 2,37,00,000 के आसपास के इनामी थे, उन्होंने समर्पण किया था। उसके बाद फिर एक घटना हुई जिसमें नक्सलवादियों का समर्पण है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार हर नक्सल प्रभावित जिले को लगभग साल भर में 10 करोड़ रुपए का फंड देती थी। ये फंड अब मध्य प्रदेश को नहीं मिलेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, और ये घोषणा संभवतः कल मध्य प्रदेश की सरकार औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर देगी। तो इसी पर हम बात करेंगे। नक्सल मुक्ति में एमपी फर्स्ट, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है नक्सलवाद से मुक्त होने के मामले में। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ जूम पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ श्री नागेंद्र सिंह परमार जी, और मध्य प्रदेश के साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल डॉक्टर राहुल रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रायपुर से प्रकाश जी का, दिल्ली से नागेंद्र जी का, और भोपाल से रंजन जी का, राहुल रंजन जी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र सिंह जी आपके साथ करना चाह रहा हूँ। दिल्ली से ये घोषणा होती है कि अब मध्य देश जो है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा ऐलान था और इस पर भरोसा करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि नक्सलवादियों के जो तार हैं वो देश के बाहर भी हैं और देश के भीतर जो आतंकी संगठन उनसे भी जुड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से खालिस्तानियों को बाहर से मदद मिलती है, उसी तरह खालिस्तानी आतंकियों का नक्सलियों से भी संपर्क है। कश्मीर के जो आतंकी है, जो पाकिस्तान या विदेशों से पोषित आतंकवादी संगठन है, उनसे भी नक्सलवादियों का संगठन जुड़ा हुआ था, और कहते थे ये आज़ादी की बात, आज़ाद भारत में आज़ादी की बात। अब ये लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है ये नहीं पता, लेकिन आमतौर से ये देशद्रोह की परिधि में आती कि आप आज़ादी किससे मांगना चाहते हैं। ये भी लोग कहते थे कि हम गरीबी से आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम शोषण से आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा खूनी क्रांति का मतलब था देश के भीतर एक देश और बनाना। और नक्सली के मामले में मध्य प्रदेश की सुखद खबर है कि ये नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। नागेंद्र जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, देखिए, सामाजिक असमानता से शुरू होकर कब नक्सलवाद का आंदोलन सशस्त्र विद्रोह में बन गया, क्रांति में बदल गया, और ऐसी खूनी क्रांति जिसने कितने राज्यों की जमीनों को लाल कर दिया खून से, और इसमें राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थी उनका भरपूर समर्थन हमने हासिल हो गया, और हमारे देश के जो नक्सलवाद के अनुवाद थे कब उनके हाथों की कठपुतली बन गए।
ये हमें और आपसे किसी से छिपा नहीं हुआ, हम ये देखते रहे हैं। और इसमें ये स्थिति आ गई थी कि नक्सलवाद सत्ता पे कब्जे की विचारधारा बन गया था, ऐसा भी समय आ गया था। और ऐसे में जब 8 राज्यों के 65 ज्यादा जिले जो इससे प्रभावित रहे हों, और ऐसे राज्य सरकारों की पहल और दृढ़ राजनीतिक शक्ति लेके कहूंगा, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को बधाई के इसके लिए पात्र है। और ये हमें आश्वस्त करता है और हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने जो मार्च तक कहा है कि पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद जगती है। और हमें लगता है कि ये ऐसा होने की अब हम कगार पे हैं करने के लिए। और एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो विकास की पगडंडियों पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां ऐसे आंदोलनों का खत्म हो जाना, जब वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हो, वहां अलग धनों की उगाही चल रही हो, बहुमूल्य पेड़ और वहां के खनिज लवण है और बहुत सारी चीजें, उनका दोहन किया जा रहा हो, और वो भी राष्ट्र विरोधी लोगों के हाथ में जा रही हो चीजें, तो ये बिल्कुल काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है राघवेंद्र जी। तो बहुत सारी बातें, लेकिन जो हमने चर्चा में पहले कहा था, 2 दिन पुरानी बात मैंने जिक्र किया था कि 1967 से ये नक्सलवाद शुरू हुआ था। ये एक तरह से सामाजिक जो असमानता है उसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और जो पूंजीवाद है उसके खिलाफ एक आवाज़ थी कि पूंजीवाद की जो शोषण था उससे मुक्ति के लिए, असमानता से मुक्ति के लिए। लेकिन बाद में चल के ये थोड़ा सा भ्रमित हुआ आंदोलन नक्सलवाद का, और ये एक तरह से पता ही नहीं कब चला जाने अनजाने देश के खिलाफ हो गया। इसमें वे नक्सलवादी बहुत दुखी होंगे जो सच में नक्सलवाद के जरिए समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन वो सपना अब उनका कभी पूरा नहीं पाया, क्योंकि नक्सलवादी आतंकवाद की तरफ चले गए थे और वो देश के भीतर एक तरह से खिलाफत की बात करते थे। मेरे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी हैं। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दरअसल ये जो सारी बातचीत है, इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? अमित शाह का ये कहना कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्ति हो जाएगी, दिसंबर 2025 में ही मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया, ये औपचारिक ऐलान संभवतः कल हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि जिस ढंग से सरेंडर हुआ है मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को कह सकते हैं कि वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अब इसके क्या आगे परिणाम होंगे? नक्सलवादियों का जो समर्पण है वो उनको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा? इसके साथ साथ जो भी नक्सलवादी अभी बच गए हैं थोड़े बहुत पर्दे के पीछे, उनकी क्या स्थिति बनेगी? क्या वो शांत हो जाएंगे या फिर वो भी समर्पण करेंगे? राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली आंदोलन, आपने बिल्कुल सच कहा कि नक्सली आंदोलन के रूप में उभरा था, धीरे धीरे करके वो आतंकवाद और मारपीट और फिर खून खराबे की ओर चला गया। ठीक है, क्योंकि बस्तर में करीबन 93 से लेकर के 96 तक कुछ हद तक उसको मैंने भी देखा है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि नक्सली एक विचारधारा की ओर जल जंगल जमीन और आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों को उत्थान, तमाम चीजों को लेकर के चलता रहा, क्योंकि वो आदिवासी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और ना ही इस तरीके का आंदोलन खड़ा कर पा रहे थे। नक्सलियों ने उनको सपोर्ट किया, उनकी विचारधारा को सपोर्ट किया, लेकिन जब इसमें धन्ना सेठ और बड़े लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया तो उन्होंने इसका राजनीतिक और सामाजिक उपयोग करना शुरू किया। तो बदनामी का जो ठीकरा है वो नक्सलियों के ऊपर फूटा। हालांकि वो भी गुमराह हुए इन्हीं लोगों के चक्कर में जो पूंजीपति थे। और लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि समझ आती गई, लेकिन जब तक समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आप अंदाजा होगा कि आपको कि जब मध्य प्रदेश बचा नहीं था तब एक खबर अखबारों में रोज नक्सली हमले की होती थी। बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब की खबरों के लिए काम फिक्स थे कि वहां कितना क्या हुआ, आतंकियों ने कितनों को मारा, वैसे नक्सलियों का एक कॉलम या एक खबर फिक्स हो गई थी कि कहाँ बारूद उड़ेगा, कहाँ सुरंग फटेगी, कितने पुलिस वाले मारे जाएंगे। तो ये बस्तर से और खासतौर से छत्तीसगढ़ के इलाके से खबरें आती थी। छत्तीसगढ़ फटने के बाद मध्य प्रदेश 2 भाग में होने के बाद मध्य प्रदेश में इनका थोड़ा सा मूवमेंट बालाघाट, बैयर इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। कुछ हद तक ये भी अपवाद कह दें कि वो भोपाल राजधानी तक भी आ गए थे, यहाँ एक फैक्ट्री भी इनकी मिल गई थी।
तो लेकिन आप ये देखिए, मूलतः से आदिवासियों के बीच में ही इनका मूवमेंट चला है। सरकारों ने कई बार इनको समझाने की, बातचीत करने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि सामाजिक संगठन से जुड़े हुए एक नाम लेना चाहूंगा, ब्रह्मदेव शर्मा जी का। इन्होंने बस्तर में बहुत काम किया नक्सलियों के साथ में, और हर बार हस्तक्षेप करके जो भी अपहरण करके अधिकारी गए थे उनको वापस लेके आने में सकुशल उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस तरीके के कई लोग ने सामाजिक सेक्टर में जो जुड़े हुए थे, उन्होंने नक्सलियों के साथ में एक भाईचारे का संबंध बना करके काम किया था, और वो उनको नए ट्रैक पे या कहे कि समाज के साथ में जुड़ने का या मुख्य धारा में लाने का उन्होंने प्रयास किया, और काफी हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन हुआ ये कि नक्सलियों के बीच में और प्रशासन और सरकार के बीच में कभी तालमेल नहीं बैठ पाया। मैं जहां तक समझता हूं कि सरकारें नक्सलियों को नहीं समझ पाए, और नक्सली जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो सरकारों को या प्रशासन को नहीं समझ पाए। यदि अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि इन तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग या जो मतभेद था या जो भी उनके बीच में चल रही थी चीजें, वो एक पटरी पर आ गई। तो मोहन यादव यदि उसका श्रेय उनको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि उनके कार्यखंड में ये चीजें नक्सली मुक्त प्रदेश माना जा रहा है या प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल राहुल जी, आपने ठीक कहा कि कभी नक्सली सरकार को नहीं समझ पाया और कभी सरकार उन्हें नहीं समझ पाई, और इसके चलते टकराव बना रहा, फिर ये हिंसक गतिविधियां भी होती रही। और मध्य प्रदेश या हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर्वाधिक खोने वालों में तो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि कांग्रेस की एक पूरी राजनेताओं की पीढ़ी को नक्सलियों ने खत्म कर दिया था। एक बड़ी घटना हुई थी कि वहाँ सुरक्षा बलों का एक जो दल था उसमें लगभग 70 से अधिक 73 के आसपास बीएसएफ या उसके जवान जो है उसको शहीद हो गए थे। बाकी छुटपुट घटनाएं बहुत सी होती थी, लेकिन ये 90 के बाद की स्थिति थी कि नक्सलियों का जो मामला था वो एक तरह से सुर्खियों में आया, और उसने मध्य प्रदेश के एक मंत्री की भी जान उसमें गई थी, लिखीराम कांवरे जी की। मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं प्रकाश चंद्र होता जी। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और होता शब्द से मैं ये कहना चाहूँगा, एक कविता सी बन रही राइम कि नक्सली ना होते तो क्या होता, और नक्सली अब खत्म हो गए तो क्या होगा। ये हमारा सवाल होता जी से है कि होता जी, अगर आप इस शो में ना आते तो क्या होता, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है खासतौर से पत्रकारिता को लेकर हम बात करें, उसका बहुत सारा लाभ आज हम चैनल में लेना चाहते हैं, आपकी जानकारी, और उसके बाद आपका अनुमान कि आगे क्या घटित हो सकता है। प्रकाश जी। सर देखिए, मैं सन 2000 में करीब मैं नेपाल गया था जी। 12 दिन रहा था वहां पे, और वहां पे मैंने तो देखा कि 77 जिलों में से 55 जिलों में माओवादियों का ही बोलबाला है वहां पे जी। वो वहां पे स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, सारा जो शासन व्यवस्था करनी चाहिए उसको नक्सली चला रहे थे। मेरी नक्सलियों के साथ पहली एक्सपोजर नेपाल में हुई थी जी। मैं जातिसंघ कार्यक्रम में गया था। मैं जब उसके बाद सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अब लखीराम कांवरे जी का घटना हो गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश को लगा कि भाई सारे माओवाद का इलाका अब छत्तीसगढ़ पे गया, अब हम शांति से राहत की सांस लेंगे जी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है माओवादियों का मौजूदगी मध्य प्रदेश में लगातार रहा, लेकिन देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा मॉडल अपनाया चुपके से जिसकी पब्लिसिटी हमने किसी ने नहीं किया। 2012 की बात होगी, मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मेरी भी संपर्क बहुत अच्छी रही। कई मुद्दे पे हम लोग बात करते थे कि लोगों की समस्याओं की दूर कैसे हो। उस वक्त माओवादियों ने खबर आया कि शहडोल इलाके में उन्होंने एक सर्वे किए कि वहां पे अपना एक्टिविटीज बढ़ाना है। तो उस वक्त के जो लोग थे जो प्लानिंग कमीशन में राज्य के योजना आयोग में थे, वो मुझसे भी बात हुई थी जी। हमने कहा था कि देखिए, लोग गरीबी और कुशासन से माओवाद की तरफ जाते हैं। अगर आप वहां पे रोजगार मूलक काम जारी कर सकते हैं तो माओवादियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, और उसी के कारण था कि शहडोल का बेल्ट बच गया जी। माओवाद के कब्जे में नहीं आया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा सर उस बातचीत के लिए जो आपकी सरकार के नुमाइंदों से हुई, आपकी जो सलाह, और उसके चलते शहडोल नक्सलियों की चपेट में आने से बचा।
अब बात पुरानी है, लेकिन मध्य प्रदेश और खासतौर से हम लोग आपको साधुवाद करते हैं कि आपने इसमें सरकार की मदद की। प्रकाश जी। सर, बात मदद के मैं कहने से थोड़ा मतलब बड़बोलापन हो जाता है जी। हमने उस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश की। मैं 2 सेकंड लूंगा कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने का। जी जी। माओवादी जिस इलाकों में आते हैं वो ऐसे आके सीधा हथियार 2 फायर नहीं करते जी। वो पहले एक सर्वे करते हैं। सर्वे 2 किस्म की होती है, उसमें से एक सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे। उनका इकोनॉमिक सर्वे में वो देखते हैं कि आपके घर में खाने पीने का क्या प्रबंध है, कितने भाई है। इवन अगर आपके घर में मुनगा का पेड़ है जी, तो उससे कितना आमदनी होता है और आप आत्मनिर्भर है क्या। अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है, आपके घर में मुनगा का पेड़ है, तो आप फिर और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप मुनगा तोड़ेंगे, उसी में गुजारा कर लेंगे, चावल तो आपको आपके खेती में आ रहा है जी। वो इसी चीज को सर्वे करते हैं कि लोग सरकार के ऊपर कितने डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और दूसरी बात है सरकार से कितने नाराज हैं। तो हमने यही बात कही कि भाई आप रोजगार मूलक काम खोलिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग उधर नहीं जाएंगे। बस ये बेसिक चीज है। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात करें तो वो पब्लिक जिसके साथ है, जीत उसी की है। आज पब्लिक सरकार के साथ है, इसलिए माओवादी फीका पड़ गए। कल तक माओवादियों के साथ थे, बिल्कुल। इसीलिए सरकार फीका पड़ रहा था। अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं सर जी। छत्तीसगढ़ में मैं आपको 2 चीजों को एक साथ कहूंगा जी। लखीराम काबरे को जब गोली मारी गई तब तक देश में सबको लग रहा था माओवादी किसी नेता को गोली नहीं मारेंगे जो मंत्री है, लेकिन वो बालाघाट आए, गोली मारे और ऐसा रहा कि दिग्विजय सिंह के ऊपर व्यक्तिगत आरोप जैसा लगा कि उन्होंने ना सुरक्षा विभाग कर पाए और क्या कांग्रेस के आपसी तालमेल के अभाव से वो मारे गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किए जी। और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके छत्तीसगढ़ में जारी किए और उन्होंने कहा क्योंकि आपने सेंट्रल फोर्स लगाए इसीलिए हमने आपके ऊपर यह हमला करवाए। देखिए ये 99 की बात है जी। 2013 की बात थी झीरम की, झीरम जब घाटी। नंदकुमार पटेल, हाँ सर, जी, जी। जब नंदकुमार पटेल को पकड़े जिंदा और वहां पे जब बातचीत हुई यही बात उठी। उन्होंने कहा आपके ऊपर फलाना जगह पे हुआ, वो ग्रामीणों पे एनकाउंटर हुआ, निरीह ग्रामीणों को मार दिए बीजापुर में, हमने उठाई। तो उनका कहना था गगन्ना ने तब कहा था कि सबसे पहले पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी नंद कुमार पटेल जी आप ही जब गृह मंत्री थे तब लागू किया गया था, तब लाया गया था। तो देखिए 99 से लेके 2013 के बीच सत्ता 2003 तक रहे, लेकिन उस बात को उन्होंने उठाते रहे जी। दूसरी बात, एक बात मैं आपको कहूंगा सर, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते थे फुलवाणी में, कंधमाल जिला उड़ीसा के। उस वक्त उनको AK-47 से उनके आश्रम में घुस के उनको मार दिया गया जी। माओवादी मारे थे और वो था सुपारी किलिंग। अच्छा। तो झीरम क्या था, इसकी जवाब जब ये भी एक सवाल है जब कि आप झीरम क्या था, झीरम की हत्या क्या थी, वो भी क्या सुपारी के लिए थी? यही बात उठता है। और आप पूरे प्रक्रिया को देखिए, सरकार में कौन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को जिन्होंने मारे सब्यसाची पांडा, वो बीजू जनता दल के पूर्व विधायक के बेटे थे जी। बाद में उन्होंने कहा था हमको लगा कि ओडिशा में जो आदिवासी और बाकी लोग हैं 2 हिस्से में बटे हैं, एक क्रिश्चियन है एक नॉन क्रिश्चियन है। हमको लगा क्रिश्चियन का सपोर्ट हमको मिलेगा, हमने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को मार दिए, एक जो आया। तो क्या झीरम में जो घटना हुई तब तक सबको लग रहा था कि इस तरह की घटना नहीं होगा जी। ये भी बात कही जाती है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को जब मारी गई गोली, अपने ही भाई ने, उनका भतीजा ने, उनका बेटा ने गोली मारा जी। मारने से जिस दिन मरे उससे 2 दिन बाद उनका प्रचंड के साथ, प्रचंड माने पुष्प कमल दहल जो उस वक्त अंडरग्राउंड माओवादी थे, उनके साथ मीटिंग थी। तो मीटिंग कौन करना नहीं देना चाहता था? क्या होता है सर, बहुत सारे ऐसी बातें आते हैं जो मीडिया में भी आती है लेकिन उसके बहुत चर्चाएं नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने
कि ये अब सवाल ये है कि चाहे वो नक्सली आतंकवाद हो, मैं उसको आतंकवाद जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने जो हम जी। किस्सों की बात कर रहे हैं ये आतंकवादी है, ये एक तरह की सशस्त्र हिंसा है या क्रांति आप जो भी कहें। इसके बाद आप देखिए कि खालिस्तानी आतंकवाद नहीं चल पाया, कश्मीरी आतंकवाद कमज़ोर पड़ गया, नक्सली जो नक्सलवाद है ये खात्मे की तरफ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आतंक की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, उसकी आग में लोग झुलस सकते हैं, सीरम घाटी हो सकती है, स्वामी शिवानंद हो सकते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे हमारे जो सुरक्षाकर्मी एक साथ मारे गए थे, लगभग 73 की संख्या थी जिससे पूरा देश हिल गया था, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सामाजिक बदलाव के नाम पर सरकार के साथ युद्ध करेंगे तो सरकार होती है और भारत में लोकतंत्र भी है, यहाँ की जनता समझदार भी है। जो आपने फार्मूला दिया कि अगर आप रोजगार देंगे तो फिर आम आदमी नक्सलियों की तरफ नहीं जाएगा, आप उनको करप्शन से दूर करेंगे तब वो नहीं जाएगा। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस पर बिना किसी पब्लिसिटी के अमल किया और उसके नतीजे भी सामने आए। समय अब दूसरे दौर की बातचीत में कम बचेगा। मैं आपसे विनती करूंगा कि अगले दौर की बातचीत जो संक्षेप में होगी उसमें गागर में सागर भरिए। नागेंद्र जी, प्रकाश जी का बड़ा तजुर्बा है, वो नेपाल से लेकर छत्तीसगढ़ और हम झारखंड की बात करें, फिर आंध्रा की बात करें, तमाम चीज़ें उनकी नज़र में रही है और वो एक तरह से इसकी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं नेशनल एजेंसी के जरिए भी और वैसे भी। आपकी राय? जो कुछ प्रकाश जी ने कहा वो अपनी जगह है, एक राजनीतिक विषय के नाते ये नक्सलवाद का आंदोलन खात्मे की तरफ है, अब इसके बाद क्या? जी राघवेंद्र जी, देखिए नक्सलवाद का आंदोलन जिन मुद्दों पे शुरू हुआ था, जिन बातों पे शुरू हुआ था, उसमें यही था कि लोगों को बुनियादी सामाजिक असमानता ना हो, बुनियादी सुविधाएं उन्हें हासिल हो। जब तक बुनियादी ढांचा मजबूत है तो लोगों में समस्याओं की कमी रहेगी और लोगों को शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क परिवहन है और जो कहीं वित्तीय सहायता की जरूरत है जहां आर्थिक रूप से लोग कमजोर है, और रोजगार परक चीजें अगर सरकारें समय समय पे लाती रहेगी और लोगों को वो मिलती रहेंगी चीजें, तो इस तरह के ना केवल नक्सली आंदोलन हो, आतंकवादी आंदोलन कर रहे किसी और तरह के आंदोलन की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है जी। इस वर्तमान सरकार भी अगर इस तरह के नक्सलवाद को खत्म करने में सफल हो पा रही है तो उसके पीछे सिर्फ दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है राघवेंद्र जी, उसके पीछे आप देखिए कि वित्तीय पैकेज दिए गए हैं, सड़क परिवहन की सुविधा है, शिक्षा रोजगार पे उनके लिए काम हुआ है। जब ये सारा का सारा ढांचा मजबूत हुआ है तो लोगों के समझ में आना शुरू हुआ है कि सरकार अपने हर आदमी का, हर व्यक्ति का ख्याल पूरी तरह रख रही है। और जिस विचारधारा से जो हुए थे उसमें जैसे ही हिंसा शुरू होती है तो आम आदमी हिंसा के साथ कभी रिलेट नहीं करता। कम से कम भारत के आम आदमी के मुद्दों की समझ का मैं कायल हूँ, वो बहुत अच्छी तरह समझ रखते हैं मुद्दों की। बिल्कुल नागेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। सवाल यही है कि आपने सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन शुरू किया और वो देश के खिलाफ हो गया, ये आपको पता ही नहीं चला। खालिस्तान के आतंकियों की हम बात करें, वो देश के खिलाफ था। सरकार की इच्छा शक्ति, बेअंत सिंह और केपीएस गिल ने जो काम किया वहां, उसके चलते खालिस्तानी आतंकवाद खत्म हुआ। वो सामाजिक समस्या नहीं थी, कई बार बहुत कठोरता के साथ सरकार को आना पड़ता है। कश्मीर के आतंकवादी की भी ये हालत थी, वो देश के भीतर देश को तोड़ने की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं नक्सलियों के उनसे तार जुड़ गए थे। मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक नेक्सस था, गठबंधन था, जो देश को खतरे की तरफ ले जा रहा था। अच्छी बात यह कि समय रहते देश इनसे धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। राहुल जी, आपकी इस पर छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अंतिम टिप्पणी प्रकाश जी की लूंगा। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क लगता है टूट गया है। प्रकाश जी, सवाल यह कि सामाजिक बदलाव के नाते आपने आंदोलन शुरू किया और फिर आप सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और वो भी हिंसा की तरफ या हथियार लेकर। ये स्थितियां कह सकते हैं कि नक्सली भस्मासुर कब बन गए उनको पता ही नहीं चला। वो खुद ही उसमें जो उनके समर्थक थे वो भी टारगेट हो रहे थे, सरकार भी टारगेट हो रही थी, पूरा सिस्टम। आपकी छोटी सी टिप्पणी। सर देखिए, नक्सलवाद जब शुरू हुआ तो धनुष तीर लेकर 3 लोग शुरू किए थे, जंगल सान्याल और 3 लोग, कानू सान्याल, चारू मजुमदार और जंगल सांथाल। उस वक्त धनुष तीर था। उसके बाद इन लोग जाके माओ सेतुंग से मिले, माओ ने उनको 3 हथियार दिए। उसके बाद देखिए आज उनके पास हर वो वेपन है, हर वो सिस्टम है जिससे वो देश के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। इस स्थिति तक आने के लिए किसने दिया?
क्या हमने उसको नजरअंदाज किए, कम आकलन किए? बिल्कुल। ये एक समझ है। दूसरी बात, अगर हम बात करें सर, समय आ गया है, परिस्थितियां बदल रही है। अगर आप घिसे पिटे तरीके से लोगों को हथियार देकर लड़ाने की बात करेंगे, वो भी समझने लगे हैं कि 50 साल पहले के आदिवासी नहीं है, जी। वो भी दुनिया को देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद हमको एक चीज समझना पड़ेगा, दरअसल आदिवासी कौन है और आदिवासी को क्या चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये कि बातें हम सर जी, मुझे लगता है कि जो आप जैसे लोग हैं जो सरकार की मदद भी करते हैं और समाज की मदद भी करते हैं, उनके जरिए ये रास्ता निकल भी जाएगा। समय तो खत्म हो चला। अगर राहुल जी जुड़े हैं तो राहुल जी 2-3 वाक्यों में आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, सच में 3 वाक्यों में। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ राघवेंद्र जी की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, यदि वो इस तरीके की विचारधाराओं में या संगठनों में अपने स्वार्थ के लिए इंटर करेंगे तो मूल धारा से भटक जाएंगे। कुछ समय आपको लग सकता है कि चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में उभरेंगी, क्योंकि ये राजनीतिक दल के लोग या राजनेता मानते नहीं है, अपने स्वार्थों को देखते हो। नक्सलियों के साथ में यही हुआ, इसी वजह से इतनी तक आग लगी हिंदुस्तान में। ये जो नक्सली मूवमेंट था, वो नक्सली इतने आगे हथियारों को लेकर के आ गए। आप कल्पना कर सकते हैं राहुल जी, नक्सली जी समय खत्म हो चला। नक्सली जो है ना, नक्सली ऐसे नहीं है कि जो अनपढ़ गंवार हैं, पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं उनमें। अब देखिए, अब ये उनके पास पढ़े सारी चीजें हैं। राहुल जी समय खत्म हो रहा, लेकिन पढ़े लिखे आदमी गलत काम नहीं करेंगे, ये बात अब गलत साबित हो रही है। पढ़े लिखे भी देशद्रोही हो रहे हैं, तो ऐसा कहना कि वो समझदार हैं, इंजीनियर हैं, लिखे पढ़े हैं, वो भी गलत रास्ते पर चलेगा। खैर, इस पर किसी दिन और बात करेंगे। अभी तो हम कह सकते हैं कि वो भस्मासुर बन रहे थे, समय ने उनको ठीक कर दिया, वो सुधर गया, समर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली राज्य है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। ये एक अच्छी घड़ी है, अच्छी खबर है, इसका स्वागत करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि नक्सलवाद जैसा मामला दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए सरकार भी ठीक हो और समाज भी ठीक हो। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। प्रकाश जी, आपका साधुवाद। राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद। और नागेंद्र जी, आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।